नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। शनिवार को देश का बजट आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाएंगी। आम बजट से झारखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। हालांकि झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि झारखंड को स्पेशल पैकेज नहीं, सिर्फ बकाया दे सरकार। देखिए रिपोर्ट। शनिवार को किसका होगा मंगल? बजट के पिटारे से निकलेगी राहत। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा? झारखंड के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रचेंगी इतिहास। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का बनाएंगे रिकॉर्ड। शनिवार को देश का बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। आम बजट पर सबकी निगाहें टिकी है। झारखंड को भी विशेष उम्मीदें हैं। बजट से उम्मीद, महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद, रोजगार, शिक्षा और आवास को लेकर उम्मीदें। कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दे सकती है सरकार। इनकम टैक्स से के स्लैब में बदलाव की भी उम्मीद। बुनियादी छूट सीमा में वृद्धि की उम्मीद। मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद। आम बजट से झारखंड के व्यवसायियों को बड़ी उम्मीद है। चेंबर ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही पानी जैसे आवश्यक सामानों के करों में कटौती की मांग की। यही नहीं, झारखंड में एक और स्टील प्लांट की स्थापना और राज्य के शहरों को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की मांग की है। हम तो ये चाहेंगे कि वो राज्य को पैसा, उसके हक का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही बजट है, सेंट्रल का बजट है। हम चाहेंगे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से कि वो सोलर पे हमें कुछ दे, सोलर पे हमें सब्सिडी दे, सोलर का हमें एक फंड दे सोलर पे, क्योंकि यहाँ पे 300 दिन सूर्य का किरण मिलती है हमें, जिसमें हम काफ़ी अच्छी ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। हम उसे सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, फॉर क्राइसिस। मुख्यतः जीएसटी और पर्सनल टैक्स को लेके हमारे बहुत सारे सुझाव हम लोग ने वहाँ प्रेषित किया है। हमारी ये भी एक मांग है कि झारखंड स्टेट को एक विशेष स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिसके तहत यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की स्थापना हो। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पे टैक्स है वो है 5% है और पानी पे है जो वो 18% है। मुझे नहीं लगता है ये थोड़ा सा जायज़ है। इस पे थोड़ा नज़र करने की ज़रूरत है और जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसको ध्यान से और लग्जरी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। हालांकि सत्ताधारी दलों को आम बजट से कोई विशेष उम्मीद नहीं है। वहीं वित्त मंत्री ने झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए। 1,36,000 मिल जाएगा तो हमको विशेष आर्थिक पैकेज वो मत दें। इसी से हम लोग आगे झारखंड का विकास कर लेंगे। बेहतर इस राज्य के लिए कुछ संभावनाएं बड़े बजट से। आर्थिक पैकेज मिले झारखंड को क्या? कुछ आर्थिक पैकेज हम लोग का जो 1,36,000 करोड़ जो बकाया उसको तो पहले दे सकते हैं भारत सरकार, तब ना हम लोग का राज्य विकास की ओर। बहुत हम लोगों को उनसे उम्मीद नहीं है। हमारा हक हमको दे दे। आगे हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे और क्या हमें चाहिए उसके लिए बात माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे। आम बजट का सीधा असर लोगों के जीवन के साथ गृहिणियों के किचन पर पड़ता है। ऐसे में झारखंड की जनता को आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शनिवार यानी कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड कायम करेंगी। लेकिन पूरी देश की नजर टिकी हुई है। आखिरकार क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? नए बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। झारखंड की जनता को भी उम्मीदें हैं। हालांकि झारखंड में सत्ता पक्ष का कहना है कि कोई स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए। हमारा जो बकाया 1,36,000 करोड़ है वो हमें केंद्र सरकार दे दे। हमें किसी विशेष पैकेज की जरूरत नहीं है। कोई आर्थिक बोझ आने वाले बजट पर अगर पड़ेगा तो इसको लेकर
मौजूदा राज्य की जनता हो या देश की जनता हो, इसको लेकर भी चिंतित है। डायरेक्ट टैक्स को लेकर भी जनता के मन में चिंता है और साथ ही चिंता यह है कि आने वाले बजट में कुछ ऐसा तो नहीं आएगा कि हमारे किचन पर या हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ कमल ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ ज्योति कुमारी झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की उपाध्यक्ष जुड़ चुकी है। ज्योति जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और आदित्य मल्होत्रा हमारे साथ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स का और आदित्य मल्होत्रा जी के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को क्या उम्मीदें हैं। आदित्य जी। जी धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज रैम के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। देखिए, केंद्र सरकार का जो विजन है 2047 जी, विकसित भारत 2047, इसके तहत पूर्ववर्ती राज्यों को ग्रोथ इंजन के रूप में बताया गया है। अगर विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो पूर्ववर्ती राज्यों को आपका ज्यादा उस पर आपको ध्यान देना होगा, उसको विकसित करना होगा। इसी में हमें आशा है कि केंद्र सरकार झारखंड को इस बार बहुत सारी रियायतें और बहुत सारी चीजें देने वाली है। हम लोग ने एक विस्तृत यहां से मांग भेजी है माननीय हमारे वित्त मंत्री को, जिसमें जीएसटी और पर्सनल टैक्स के पूरे डिटेल्स हैं। इसके अलावा हम लोग ने मांग की है कि हमारे झारखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसके तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और आईटी इंडस्ट्री को यहां पर डेवलप किया जाए। हमारी ये भी मांग है कि झारखंड को एक हब के रूप में, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि यहां पर वो तमाम चीजें हैं जिससे, जैसे यहां पर 40% मिनरल्स है पूरे देश का। यहाँ के कामगार अन्य राज्य में जाते हैं और वहां पर वो औद्योगिक कार्य करते हैं, तो यहाँ से पलायन भी रुकेगा और यहाँ पर अगर फिनिश गुड्स का यहाँ पर काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, ये भी होगा जी। हमारी ये भी मांग गई है कि हम लोग झारखंड में कैसे एक और स्टील प्लांट लाएं, यहाँ पर डिफेंस और रेलवे के उपक्रम यहाँ पर आए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हमारी मांग ये भी है कि हेल्थ केयर में हमारा जो 5% जो जीडीपी है उसका आवंटन होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स यहाँ पर निर्माण होंगे, जिससे क्रोनिक इलनेस के ऊपर पहले ही उसका प्रिडिक्शन हो जाएगा और लोग उसमें जो पैसा जो है आज बीमा कंपनियों का लगता है या हम लोग का जो लगता है वो सब बचेगा। मुख्यतः मांगों में ये भी है हमारी मांग कि झारखंड में कैसे हम लोग एग्रीकल्चर का बढ़ावा करें, जिसमें हम लोग सनराइज सेक्टर्स जैसे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनोमिक्स, ड्रोन और स्पेस इकोनॉमी का प्रयोग हो, जिससे कि यहाँ का जो है झारखंड जो है कैसे और सशक्त हो और अन्य राज्यों की तुलना में विकसित हो सके। बिल्कुल, अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड कैसे और विकसित हो सके, कैसे झारखंड के इस भूमि को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, इसको लेकर तमाम तरह की मांग झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से की गई है। काफी उम्मीदें हैं, स्पेशल पैकेज को लेकर भी उम्मीद झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जताई गई है, लेकिन स्पेशल पैकेज कांग्रेस को नहीं चाहिए। आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कोई स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना बकाया चाहिए। रुक करते हैं कांग्रेस का। हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। कमल जी, जहां एक तरफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्य की जनता की कई सारी मांगे हैं, कई उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कोई उम्मीद नहीं है, कुछ स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए, सिर्फ बकाया दे दे केंद्र सरकार। देखिए, कल वित्त मंत्री अपना 8वां बजट पेश करेंगी। पिछले 7 बजट में जो निराशा हाथ लगी है उससे हम लोग निकल नहीं पाते हैं। डर ये बना रहता है कहीं 8वां बजट उससे भी बदतर स्थिति का न पेश हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, झारखंड जो है वो गरीब राज्य है और गरीब राज्य को
अगर सारे राज्यों के हिसाब से अगर उस आंख से देखा जाएगा तो और गरीब होता जाएगा। देश में पहले से ही स्थिति ये बन गई है कि जो अमीर है वो अधिक अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है बहुत गरीब होता जा रहा है। तो मेरा आग्रह होगा वित्त मंत्री से कि कम से कम आप जो है स्पेशल पैकेज न दे, लेकिन जो झारखंड का बकाया है उसको तो निश्चित रूप से देना चाहिए, जिससे विकास का जो पहिया है और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि राज्य में जो गरीब लोग हैं उनका सुध लेने वाला हमको लगता है कि केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अगर कोई योजना अगर आ जाता है कल, तो हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। नहीं तो मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि जिस वित्त मंत्री पर उनके परिवार के लोगों को विश्वास नहीं है, तो आम जनता का क्या बात है। तो वित्त मंत्री को सधे हुए निगाह से, सरसरी निगाहों से राज्य को देखना चाहिए कौन सा राज्य तरक्की कर गया। आखिर सर ने बताया अभी कि 40% मिनरल अगर हमारे झारखंड में है और उसके बाद भी ये पिछड़ा हुआ राज्य है, तो समझ में आता है कि आज तक राज्य के लिए केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा सूद नहीं लिया है। लेकिन फिर भी मैं विश्वास जरूर करना चाहूँगा कि इस बार का बजट जो है वित्त मंत्री झारखंड के सवाल फिर तो वही है ना कि आज तक की जब बात कांग्रेस पार्टी करती है तो आज तक में कुल 77 साल होते हैं। अगर उस पूरे टेन्योर को देख लिया जाए तो 60 साल से ज्यादा आपका शासन रहा है। इस पर भी सवाल आप लोगों पर उठ जाते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, जितना विकसित होना चाहिए झारखंड को, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि जितना राज्य का विकास होना चाहिए उतना विकास राज्य का नहीं हुआ है। बिल्कुल। हम लोग सिल्वर जुबली अभी मना रहे हैं राज्य का, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी राज्य अगर फिर पिछड़ा ही है तो तब तो सवाल उठेंगे। और पिछले 10 साल में आपने कहा कि वित्त मंत्री रिकॉर्ड बनाने जा रही है, तो मैं तो चाहूँगा कि रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि पूरा झारखंड उनको तहे दिल से धन्यवाद दे कि आपने झारखंड के बारे में कुछ सोचा है। नहीं तो जो स्थिति बनी हुई है राज्य की, हमें नहीं लगता है कि उससे ऊपर हम उठ पाएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो मांग है राज्य सरकार की कि इस बार के बजट में कुछ ऐसा हो कि झारखंड की जनता धन्यवाद दे। पिछले 77 सालों की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि झारखंड को गरीबी से ऊपर उठाया जा सके। उम्मीदें हैं, स्टील सिटी बनाने को लेकर उम्मीद है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को लेकर उम्मीद है, और भी कई सारी उम्मीदें हैं जिस पर झारखंड की जनता निगाहें टिकाए बैठी हुई है। फिलहाल झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक बार फिर रुख करते हैं। ज्योति कुमारी जी हमारे साथ है, झारखंड चेंबर के उपाध्यक्ष जुड़ी हुई है। ज्योति जी, आपने डायरेक्ट टैक्स को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठाया। जीएसटी को लेकर पिछली बार जब बजट आया था उस दौरान भी झारखंड की जनता हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कई सवाल उठाए गए कि कई चीजों पर, खास करके मूलभूत सुविधाएं वाली जितनी चीजें हैं उन पर डायरेक्ट टैक्स इतना नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसको विस्तार से समझाएं। जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। चूँकि मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, हम व्यापारी वर्ग से हैं, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारा व्यापार में कुछ अच्छी सुविधाएं, कुछ अच्छा आ जाए। और हमें केंद्र सरकार से भी उम्मीद है, राज्य सरकार से भी उम्मीद है, और पॉजिटिव होके सोचते हैं। चूँकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और उससे आने वाली समस्याओं से जूझती हूँ, उनको मुझे पता है कैसे उसमें कैसे सर्वाइव कर रही हूँ। तो मेरा कहना है कि जो हम ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं लाइक पानी, और जो हमारे लग्जरी प्रोडक्ट हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक, तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। एसेंशियल प्रोडक्ट्स है वो तो हमारी जीविका के लिए बहुत आवश्यक है, वो हमें चाहिए ही चाहिए। हम उसका कॉस्ट ज़्यादा हो कम हो, टैक्स ज़्यादा हो कम हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लग्जरी प्रोडक्ट को हम अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं कि मुझे वो चाहिए ही। तो मेरा एक बहुत नम्र निवेदन है कि सभी वित्त मंत्री, उनके टीम जो भी हैं, थोड़ा एक बार विचार करें कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, पानी हमारा उसमें 18% है और जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें 5% है। कितना बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और दूसरा क्या होता है ना कि टैक्स ये नहीं है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका पैसा बच रहा है, ये एग्जैक्टली वो नहीं है। एग्जैक्टली है कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं ज़्यादा तो वो हमारा कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर कॉस्ट पे इफेक्ट कर रहा है।
और कॉस्ट पे इफेक्ट कर रहा है तो वो हमें आम पब्लिक को कहीं ना कहीं उसको पे करना ही पड़ेगा। और हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितने आवश्यक है, और दूसरा हम अपना भौगोलिक दशा भी जानते हैं कि हमारा वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है। तो भविष्य में इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी, हम चाहे या ना चाहें। हमें डिपेंड थोड़ा रहना ही पड़ेगा, हमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे, मिनरल वाटर पे रहना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सरकार इस हिसाब से सोचे, और आम जनता के लिए भी, मैन्युफैक्चरर के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, वो सबके लिए एक अच्छा सा रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत मेरा नम्र निवेदन है, इस पे विचार करें। और एक दूसरा मेरा बहुत जोर से एक पॉइंट है कि चूँकि हम मैन्युफैक्चरर या उद्योग वाले हम बिजली पे बहुत निर्भर करते हैं, और बिजली का जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन का झारखंड का, वो अचानक से जादू जैसा बढ़ नहीं जाएगा। तो हमें वो रियलिटी को, झारखंड की दशा को वो स्वीकार करना होगा, और हमें सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसका एक ऑल्टरनेटिव तैयार करना होगा। उस पे लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ऑल्टरनेटिव सोलर बहुत अच्छा है, बेस्ट है। मैं इस पे 2020 से बहुत सारा आवेदन विभिन्न विभागों में दे रही हूँ कि कमर्शियल इसी को लेकर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से मांग भी की गई है कि राज्य के कई शहरों को सोलर सिटी बनाया जाए। ये झारखंड चेंबर की मांग है। जी, लेकिन मैं थोड़ा विश्वास करती हूँ कि हम अगर छोटा छोटा स्टेप भी जीत जाए ना, तो बड़ा स्टेप हम जीत जाएंगे। जी बिल्कुल। तो एक छोटी स्टेप, अगर कमर्शियल को भी एक अच्छा हैंडसम सब्सिडी दिया जाए ना, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लो हो जाए, तो सारे इंडस्ट्री वाले जो है ना, वो सारे नहीं भी तो 50 to 60% इंडस्ट्री थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी, खास करके लघु और मध्यम उद्योग जो उनके बारे में आप कह रहे हैं। जी, तो वो शिफ्ट हो जाएगी आपका सोलर पे। तो क्या होगा ना कि एनर्जी डिपार्टमेंट पे थोड़ा लोड कम हो जाएगा, उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी इजी जरूर हो जाएगी। और जो आम पब्लिक का उनके साथ शिकायत है कि हमें 24 घंटा नहीं मिलता है बिजली, वो भी मुझे लगता है कुछ हद तक जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो एक हैंडसम सब्सिडी देने से बहुत सारा फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि केवल मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा है कि वो उनको 24 घंटा बिजली मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है ना कि हम जब डीजी पे डिपेंड हो जाते हैं, तो डीजी से एक तो हमारा डीजल भी, हम निर्भरता बढ़ जाता है। डीजल हम चूँकि बाहर से आयात करते हैं, उस पे भी हम निर्भरता थोड़ा सरकार का कम हो जाएगा। डीजल दूसरा है, पॉल्यूशन भी बहुत करता है, और कॉस्ट भी बढ़ जाता है, जो कॉस्ट इनडायरेक्टली फिर आम जनता पे ही पड़ता है। हमें तो पड़ ही रहा है, आम जनता पे भी पड़ रहा है। तो और तीसरा एक है कि अगर हम सोलर को बहुत ज़्यादा इस छोटे स्टेप से भी उठाते हैं और लाते हैं पब्लिक के बीच, व्यापारी के बीच, तो एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि यहाँ डिफरेंट कैटेगरी के उद्योग भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। सोलर से रिलेटेड उनका प्लेट्स, उनका बैटरी, केबल, कई चीजें हैं। जी, हम खुद ही, हमारा जो एक ग्रुप है, हम खुद ही चाहते हैं कि हम ये सब बनाएं, पर हमें थोड़ा वो नहीं मिल रहा है। वो गुजारिश है सरकार से कि वो हमें थोड़ा सा सुविधा दे, हमारी चीज़ों को समझे। एक छोटे स्टेप से भी स्टार्ट करें तो हम जीत जाएंगे। जी, पहला कदम उठाने की जरूरत है, और खास करके ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कई सारी मांग की गई है। खास तौर पर राज्य के अगर कई शहरों को सोलर सिटी बनाया जाता है तो न सिर्फ ऊर्जा को लेकर जो चिंता है वो खत्म होगी, जनता जो बिजली के संकट से जूझती है वो संकट खत्म होगा, और जो जनरेटर चलाने की वजह से या फिर बिजली जो हमें दूसरे राज्यों से लेना पड़ता है उसको अगर किनारे कर दिया जाए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, तो निश्चित तौर पर आर्थिक बोझ जो जनता के जेब पर पड़ता है वो भी कम होगा। तो शनिवार को किसका मंगल होगा, सवाल सबसे बड़ा है। पूरे देश की जनता नजरें टिकाए बैठी हुई है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, क्या डायरेक्ट टैक्स में राहत मिलेगी, या फिर इस बार फिर आर्थिक बोझ जेब पर पड़ेगा। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, एक सवाल है, आम जनता जहां नजरें टिकाए बैठी हुई है, उम्मीदें लगाए बैठी हुई है, वहीं कांग्रेस को डर है, कांग्रेस डर के साए में जी रही है। अभी कमल ठाकुर जी ने कहा कि पिछले 7 बार के बजट को देखते हुए हमें डर लग रहा है बजट से ठीक एक रात पहले कि 8वें बजट में भी कुछ ऐसा ना आ जाए जो महंगाई को बढ़ा दे। आयुष जी, ये कांग्रेस का जो स्टेटमेंट है ये 7वें बजट के लिए क्या, अगले साल के बजट के लिए भी ले लीजिए आज आप मुझसे लिख के, यही स्टेटमेंट रहेगा, और उसके अगले 10 साल भी यही स्टेटमेंट रहेगा। वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। आपको कभी भी किसी चीज पे बात होनी है तो फैक्ट्स पे बात करनी होती है। कौन सा वो सेक्टर है या कौन सा वैसा इंडिकेटर है जिसके कारण आपको ये लग रहा है। मैं सबसे पहले उसी को इनफैक्ट टैकल करता हूँ।
देखिए कल बजट आने वाला है, उसके लिए आज इकोनॉमिक सर्वे आया है। बिल्कुल। और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, पिछले साल हमने कैसा किया और आगे आने वाले साल में हम कैसा करने वाले हैं। सिंपल अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो करंट ईयर में 6.4% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है। अगले साल भी मोटा मोटी ये कंटिन्यू रहने वाला है। अगर इसको आप वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रेट से कंपेयर करेंगे जो सिर्फ 3.2% है, तो पूरी दुनिया के ग्रोथ रेट से हम दुगुने रेट से ग्रोथ करने वाले हैं इस साल और अगले साल भी। दूसरा आते हैं, आपने महंगाई की बात करी। महंगाई का एक रेंज होता है जिसे कहते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन रेट, जो 2% से 6% के बीच रखने का आरबीआई को मैंडेट दिया हुआ है। इस साल अभी का जो आंकड़ा आज इकोनॉमिक सर्वे में आया, हमारा जो अभी सीपीआई इन्फ्लेशन रेट है, जिसे खुदरा मुद्रास्फीति की दर कहते हैं, वो 4.9% है, 2% और 6% के एग्जैक्टली बीच में। आगे कहा जा रहा है कि 2026 में एकदम 4% के आसपास रहेगा। तीसरा हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा देश क्या कर रहा है, आगे आने वाले ग्रोथ के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आधारभूत संरचनाओं के लिए आप खर्च करते हैं, जीडीपी में जो उसका हिस्सा है, वो लगातार 4 वर्षों से आपको कोविड के दौरान से अभी बढ़ता हुआ दिखेगा। इस बार वो पूरे जीडीपी के 3.2% पर है, जो पिछले 4 वर्षों का सबसे ज्यादा है। कोई भी ऐसा आप इंडिकेटर उठा लीजिए, एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि सरकार की जो आय है और उसका व्यय है, उसमें कितना डिफरेंस है। सरकार बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है उसके आय और व्यय में। वो कोविड के समय हम करीब 9.2% तक पहुंच गए थे, इस वर्ष वो 5.6% पे आ गया है। कोई भी आप सेक्टर उठा लीजिए, हम स्वास्थ्य के अभी इनफैक्ट एक हमारे साथी बात कर रहे थे, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर एक डेटा आया है आयुषी। देखिए स्वास्थ्य में क्या होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियंस फेस करते हैं उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बोलते हैं। कि कई बार जो मिडिल क्लास होते हैं या निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं, एक बड़ी बीमारी आई, 2 लाख रुपए लगे और वो गरीब हो जाते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स को आप देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है हम 48% से 30% पर लेते आए हैं। और उसका एकमात्र कारण है आयुष्मान योजना, जिसमें गवर्नमेंट अब ज्यादा पे कर रही है उनके बिहाफ पे। तो अब किसी भी फैक्ट पे अगर बात करेंगे तो फैक्ट पे बात करने के लिए मैं तैयार हूं। और इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत अच्छा डायरेक्शन सेट कर दिया है। देखिए आज हम इस पैनल पे बैठ के अगर सभी लोग 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो पहली बार देश में हुआ है आयुष जी कि हम विकसित भारत की बात करते हैं, एक 20-25 साल आगे का विजन लेके चलते हैं। डेवलप्ड कंट्री की हम बात भी कर रहे हैं, अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। आज हम देश की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। न सिर्फ आर्थिक रूप से, आप देखिए पॉलिसी मैटर्स में भी आज दुनिया में कोई भी पॉलिसी इंडिया की सहभागिता के बिना नहीं बन सकती है, चाहे वो क्लीन एनर्जी पे हो, ग्लोबल वॉर्स पे हो। अब देखिए वॉर्स में कितने जगह इंडिया को मीडिएट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। तो किसी भी आप इंडिकेटर्स पे जाइएगा तो मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि हम बहुत अच्छे राह पे हैं। और सबसे अच्छी चीज जो पिछले 7-8 वर्षों में हुई है वो है पॉलिसी कंटिन्यूटी की। बहुत महत्वपूर्ण होता है जी कि कोई भी देश अगर ग्रो करना है तो 1-2 साल में ग्रो नहीं करता है, उसे 10-20 वर्ष एक डायरेक्शन में चलना पड़ता है। और जो हमने 2014 में एक तरह से डायरेक्शन सेट किया कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अपने इंक्रीज करेंगे, आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाएंगे, आज अब उसी का सबसे बड़ा रिजल्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का। कि आप एयरपोर्ट्स की संख्या देखिए, देश में दुगुनी हो गई है 2014 के मुकाबले। आप रेलवे लाइंस की संख्या देखिए, आप रोड्स की पर डे कंस्ट्रक्शन का देखिए। हम लोग कहां 14-16 किलोमीटर पे होते थे और कहां 32-35 किलोमीटर पर डे पे पहुंच गए। वो डिफरेंस दिखता है। तो फैक्ट्स पे बात करेंगे और कल भी जब ये बजट पेश होगा तो मुझे बहुत विश्वास है कि एक बहुत बैलेंस बजट होगा। सभी सेक्टर्स का, सभी लोगों का अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि जो डायरेक्शन सेट किया गया उस पर हम चल रहे हैं कि नहीं। मैं और भी बहुत छोटे छोटे सेक्टरल स्कीम्स पे बात करना चाहता हूं तो बिल्कुल करूंगा, बट ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है। चलिए, ओपनिंग स्टेटमेंट है। आने वाले बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2047 तक अगर भारत देश को विकसित देश बनाना है तो यह संकल्प होगा, यह बजट उसका पहला कदम होगा। नींव रखी जा रही है और संकल्प विकसित भारत को लेकर केंद्र सरकार अब उस राह पर चल पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तमाम आंकड़ों को बताया उन्होंने, उन आंकड़ों का जिक्र करते हुए मृत्युंजय शर्मा ने बताया कि हम कैसे हर रोज आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश कैसे विश्व में आगे बढ़ रहा है। और पहला कदम जब भारत देश उठाता है तो सबकी निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत देश पर होती है। तमाम बातों का जिक्र हुआ, इस पर और भी चर्चा होगी। फिलहाल हम झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक बार फिर रुख करते हैं। महासचिव आदित्य मल्होत्रा जी हैं। आदित्य जी, देखिए आने वाले भविष्य को अगर बात कर ले, ई मोटर व्हीकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है, धीरे धीरे रोज दर रोज बढ़ रहा है वो इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में लिथियम का भंडार मिला है।
इसके मद्देनजर आने वाला बजट खासतौर पर ई मोटर व्हीकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, उसके लिए झारखंड कितना फोकस में रहने वाला है? देखिए, आपने जो बात बिल्कुल सही कही। बहुत चुनिंदा ही राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहां लिथियम का आविष्कार मिला जी, और झारखंड भी उसमें है। और क्रिटिकल मिनरल्स, देश के सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स वो हमारे राज्य में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल। और मेरा मानना है ये जो खनन है ये तो राज्य सरकार के अधीन आता है, लेकिन हमारा मानना है जो केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करे, कैसे झारखंड की जो मिनरल बेस्ड इकोनॉमी बने। बिल्कुल, कैसे यहाँ पर बिल्कुल आदित्य जी, झारखंड कैसे मिनरल बेस्ड इकोनॉमी बने, इस पर चर्चा हम करेंगे। आज चर्चा हो रही आने वाले बजट को लेकर। आम बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बस इतना जनता जानना चाहती है, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, हमारे जेब पर कितना असर पड़ेगा, या फिर आर्थिक बोझ जो है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। आदित्य मल्होत्रा जी से हम बात कर रहे थे। आदित्य जी, मिनरल्स को लेकर बातचीत चल रही थी और मिनरल्स का आने वाले बजट को लेकर और इकोनॉमी पर कितना असर होगा, इस पर बातचीत थी। बात पूरी करें आप। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बतलाया कि झारखंड को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तब्दील किया जाए। आपको मैं बतला दूं कि सबसे जो प्रमुख मिनरल लॉ अयस्क होता है, आयरन जिसको कहते हैं, आयरन ओर, और आयरन के ऊपर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हम लोग यहाँ पर अगर पूरा इसको गढ़ बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा आ जाता है इसमें, बड़े बड़े कारखाने आ जाते हैं डिफेंस के, रेलवे के, और हमारा कितना वैल्यू एडिशन हो जाता है। आज जो हम लोग रॉ मटेरियल जो अन्य राज्यों में भेजते हैं, सपोज करिए 100 में, तो अगर उसका हम लोग फिनिश गुड्स का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो सीधा वो 10 गुना 20 गुना उसका इजाफा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर ये जो पोटेंशियल है झारखंड का, बिल्कुल, इसको जरूर हम लोग को खंगालना चाहिए। और जो उनका जो मंतव्य है केंद्र सरकार का कि जो पूर्ववर्ती राज्य हैं वो विकसित करें, तो मुझे लगता है झारखंड ही ऐसा एक प्रदेश है जो इस समय अधिक ग्रोथ के दे पाने में सक्षम है। चलिए, झारखंड एक प्रदेश है जो अधिक ग्रोथ दे पाने में सक्षम है, चूंकि 40% मिनरल्स हमारे राज्य में है। हम मिनरल्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन व्यवस्था के कारण आज परेशानी सबसे ज्यादा झारखंड की जनता को ही झेलनी पड़ रही है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक सुझाव है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक समन्वय स्थापित करे, ताकि झारखंड के मिनरल्स का इस्तेमाल इस कदर हो कि झारखंड के जनता को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिले। चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल राजनीतिक पहलू पर लौटते हैं, कांग्रेस का रुख करते हैं। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरह से काम हो रहे हैं, हमारा देश विकसित हो रहा है। आने वाले बजट को लेकर जनता को उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन आंकड़ों को नहीं देखती है, सिर्फ आरोप लगाने पर भरोसा करती है। यह सवाल पूछा गया मृत्युंजय शर्मा की ओर से। कमल जी, देखिए आयुष जी, बीजेपी जो है ना, ये आंकड़ों के बाजीगर हैं लोग जी। पांचवा अर्थव्यवस्था भारत हो जाएगा, खुशी की बात है जी, लेकिन 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री में अनाज हम दे रहे हैं। अनाज मिल रहा है, बिल्कुल। तो ये आंकड़ा जो है, आप समझ लीजिए, आप 2014 की बात जब करते हैं, इस देश में 70 साल लगे सरसों तेल को 70 रुपया आने में, 10 बरस में 200 रुपया हो गया। ये आंकड़े हैं। दाल 200 रुपया चला गया, ये भी आंकड़ा है। तो आप आंकड़ों में उलझा कर रखिए। जनता को आंकड़ों से मतलब नहीं है कि आपने आंकड़ा क्या पेश किया है। जनता को मतलब है कि मेरा पेट कैसे आसानी से भर जाए। जद्दोजहद में देश की जनता फंसी हुई है। आप 80 करोड़ आदमी को अनाज देते हैं और कहते हैं कि विकसित देश है। आप कुछ नहीं अभी तक कर पाए। इस देश में स्थिति ये है कि मैं विकसित देश है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है विकसित नहीं, देश बनाने का आप संकल्प समझिए, है। आप जब 5वीं अर्थव्यवस्था कहते हैं तो दुनिया में तो जो देश है उसमें 5वें नंबर पर आप हैं। लेकिन आप जब बात करते हैं किसी और देश से हम लोग अपना इकोनॉमी को मिलाने लगते हैं, तो पर कैपिटा इनकम जो भारत का है उसे कई गुना ज्यादा अमेरिका और कनाडा का है जी। इसको भी ध्यान देना होगा। आप जब बात करते हैं
आप सोच लीजिए कि जब 2014 में यूपीए सरकार छोड़ के गई तो 55,000 करोड़ का कर्ज था। आज कहाँ पहुँच गए हम, ये भी बात देखना होगा। आप इवेंट करते रहिए, आप आंकड़ों की बाजीगारी करते रहें, लेकिन जनता के सवालों पर जब हम आते हैं, जनता को क्या चाहिए? जनता को पेट भरना केवल आज के देश में जितनी जनसंख्या है उसका भरपेट भोजन कैसे मिले। आप अनाज दे देते हैं, गैस कहाँ पहुंच गया? आप अनाज देते हैं, सब्जियों का भाव क्या है? आप अनाज दे देते हैं, तेल का भाव। केवल हम केवल चावल गेहूं तो खा नहीं सकते हैं, बिल्कुल बाकी चीजों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। हम तो वित्त मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज आप न दो, लेकिन मेरा जो बकाया है वो दे दो। झारखंड खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा जी। क्योंकि जो मिनरल यहाँ है, आप देख लीजिए, इससे पहले जो सरकारें रही हैं, उड़ीसा में हमसे कम मिनरल है, लेकिन हमसे 4 गुना ज्यादा वहां पर विकास हुआ जी। तो हम लोग इस देश में जब वित्त मंत्री जब अपना पिटारा खोल के ले जाएंगी वहां खोलने, तो कम से कम वो बीन जो बजाए उस पर पूरी जनता नाचने न लगे। उनको ऐसा कुछ करना चाहिए जिसे, अब बताइए, मैडम ने सही बात बताया कि आप कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं 5% जीएसटी, और जो सबसे जरूरी है देश के लिए, सबसे जरूरी है जनता के लिए, पानी, उस पर 18%। आप उन सब चीजों पर जीएसटी लगा दिए जिससे आम जनता परेशान हो गए। दूध, दही, ये सब चीज को तो कम से कम माफ कर दे मैडम। हम लोग तो आग्रह ही कर सकते हैं, पिटारा तो उन्हीं को खुलना है, और 7 बार जो खोली है 8वां बार उससे बुरा ही खुलेगा, ये मेरा मानना है। तो मतलब इतना नकारात्मक भाव कांग्रेस के अंदर क्यों है? मतलब आने वाले समय में आप एक बात समझिए, आप समझिए, गलत होगा। नहीं, आप सोच लीजिए, जो पीछे से रिकॉर्ड आएगा ना, वही रिकॉर्ड आगे देखा जाता है। ठीक है। आप सर अभी बोल रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियल हब बन जाना चाहिए। सर रांची के हैं, सब चीज जानते हैं। झारखंड में यहीं पर एचईसी कारखाना है, 25,000 मजदूर काम करते थे। बोकारो है जहां 35 से 40,000 मजदूर काम करते थे। आप बंदी के कगार पर ला दिए हैं। अगर कुछ करना है तो उनको भी जिंदा करने के लिए कुछ बात कर लीजिए ना। इंडस्ट्री कहाँ, इंडस्ट्री जो है इन्हीं सबसे आपका टीपू दाना, कोकर में छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब थी तो कितने रोजगार वहां थे जी। वो एचईसी का देन था कि कांटे भी बनाना है तो आपको जिम्मा दे दिया गया, बन गया, और एचईसी अपना आपसे लिया, आप भी कुछ रखे, एचईसी को भी कुछ फायदा होगा। तो आप तो इस तरह का कोई काम करने नहीं जा रहे हैं। तो बाजीगरी करना है तो करते रहिए, लेकिन जनता को तो विश्वास नहीं है कि वित्त मंत्री कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे जनता को राहत मिले। ठीक बात है। आप सोलर का बात जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स उठाए या जनता उठाई है, इससे बेहतर बात क्या हो सकता है? सही बात है, यहाँ हमेशा सालों भर धूप रहता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं जी। तो इस विषय पर तो हमको नहीं लगता है कि तो सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से योजना भी तो लाई गई है कमल जी। अरे तो उस पर सब्सिडी भी तो इस तरह का दीजिए जिससे हमको कुछ राहत मिले। आप 100 रुपया में दे ही रहे हैं तो हम 100 रुपया में क्या कर ले? अरे 100 रुपया में खरीद रहे हैं, उसका सब्सिडी कम से कम 30-40 रुपया कीजिए कि हमको कुछ फायदा हो। तो जनता का पेट भरेगा तभी मानेंगे कि आपका जो बजट है वो जनता के लिए है। पूंजीपतियों के लिए आप आज भी पेश करेंगे, कल आप देख लीजिएगा केवल पूंजीपति उसे फायदा उठाएंगे। चलिए, आप जो कोरोना काल में जनता भूखों मर रही थी, वहां इंडस्ट्री चलाने वाले बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका 200-300% प्रॉफिट बढ़ रहा था। तो आप चाहते क्या हैं? हम लोग कांग्रेस के नाते या झारखंड सरकार जो चल रही है उसके नाते, झारखंड की जनता के नाते मेरा अपना मांग है कि जनता के हक में आप बजट को पेश कीजिए। चलिए, जनता के हक में बजट पेश हो। आने वाला बजट सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लाभदायक ना हो, कांग्रेस की ये उम्मीद है और ये मांग भी है। चलिए, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुख करते हैं, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन राजनीतिक पहलू पर नहीं, टेक्निकल बातचीत करते हैं। ज्योति जी, देखिए, सवाल उठाया गया कांग्रेस की ओर से कि आने वाला बजट ऐसा होना चाहिए कि पूंजीपतियों को फायदा ना हो, तो टैक्स स्लैब में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए? क्या कुछ ऐसे काम होना चाहिए खास तौर पर टैक्स स्लैब को लेकर जिससे कि पूंजीपतियों को नहीं, आम जनता को ज्यादा लाभ मिले? क्या उम्मीदें रखती हैं? चूंकि मैं सकारात्मक राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों तरफ से रहती हूँ,
मैं कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करती, मैं सिर्फ व्यापारी हूँ, इतना ही जानती हूँ। मुझे उम्मीद हमेशा रहता है, अगर अच्छा आ जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा आ जाए तो बोनस है। तो टैक्स तो बहुत फ़र्क पड़ता है, टैक्स पूरी आम जिंदगी बदलती है। आई थिंक जी, हम जिस स्लैब में आते हैं या जिस स्लैब में हमसे थोड़े नीचे वर्ग के आते हैं या जो हमसे ऊपर वर्ग के आते हैं, मैं थोड़ा बहुत क्लियर डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी, लेकिन जो ऊपर आते हैं तो हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि उनका इतना टैक्स लग रहा है, उनका इतना टैक्स लग रहा है। लेकिन मेरी निवेदन सरकार से बस इतनी ही रहेगी कि सारा बोझ एक क्लास पे ना आए। जी, एक क्लास पे आने से क्या होता है, एक तो आप मध्यम वर्गीयों का जिक्र कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय क्लास का। एग्जैक्टली क्योंकि मैक्सिमम बोझ थोड़ा आ ही जाता है, आप चाहें या ना चाहें वो आ ही जाता है। क्योंकि कुछ क्लास है वो तो इनकम टैक्स का मतलब नहीं जानती, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो छोड़ ही देती है। लेकिन अगर स्लैब को हम थोड़ा सा उसका गैप को कम कर दें तो मुझे लगता है टैक्स पेयर भी बढ़ जाएंगे जी, और उनको समझ भी ज़्यादा आएगी कि हमें ये क्यों ज़रूरत है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है इनकम टैक्स सबको फाइल करना चाहिए, वजह आप जीरो भी फाइल करो। बिल्कुल। बिकॉज ये जो फाइल है वो आपका एसेट है, और ये एसेट है, ये केवल आप ही का नहीं है, आपका जनरेशन को स्विच करता है, जनरेशन में भी पहुंचता है। तो इनडायरेक्टली बस यही निवेदन है कि उस गैप को थोड़ा कम कर दिया जाए तो ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग टैक्स पेयर बनेंगे, ज़्यादा लोग टैक्स फाइलिंग करवाएंगे और सरकार के आगे उनकी संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल। देखिए, एक और सवाल है, विशेष फोकस इस बार किस चीज़ पर होना चाहिए? झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को क्या उम्मीद है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होने चाहिए, किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान सस्ते होने चाहिए, या फिर अगर महंगे होने चाहिए तो कौन से ऐसे सामान हैं जो महंगे होने चाहिए जिससे जनता को फायदा मिले और राजस्व की बढ़ोतरी हो? ज्योति जी, मैं एक चीज़ आपको ध्यान दिलाऊंगी, सस्ता महंगा डिपेंड करता है कि सरकार के पास कितना, क्या, कैसे, किस तरह से रेवेन्यू आ रहा है। इसको थोड़ा विस्तार से समझा, क्योंकि आम जनता को यही लगता है कि सरकार ने महंगा कर दिया कुछ तो हमारे लिए गलत कर रही है सरकार। इसको विस्तार से समझाएं जी। हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी सामान अगर सस्ता है या महंगा है, मान लीजिए सर ने अभी कहा कि दाल महंगा है या चावल सस्ता है या कुछ जो भी प्रोडक्ट में, वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का नहीं होता है, उस प्रोडक्ट का नहीं है, वो इम्पैक्ट आता है आई थिंक थोड़ा टैक्स स्लैब से, थोड़ा आता है आपके सरकार में क्या रेवेन्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, और रेवेन्यू आ भी रहा है तो किस डिपार्टमेंट से आ रहा है, थोड़ा सा एनालिसिस अलग होता है। हम एक प्रोडक्ट को कह के कि ये महंगा आ जाए, ये सस्ता आ जाए, तो इससे हम निष्कर्ष पे नहीं जा सकते। पर हाँ, इनडायरेक्टली इतना जरूर होता है कि जो प्रोडक्ट आपका लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, उसके लिए तो थोड़ा सा लिबरलाइजेशन थोड़ा रियायत देनी होगी। जी, उनके साथ थोड़ा सा रियायत होनी चाहिए। और झारखंड से जहाँ तक डिमांड की बात है, तो हमारे आदित्य जी ने कहा कि ओर्स और मिनरल्स, ये हम सालों से बात कर रहे हैं, पर ना इस पे बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से कोई वैसा स्कीम्स या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं आ पा रहा है, कुछ कहीं रह जा रहा है। पर हम दूसरा एक सेक्टर देख सकते हैं, टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, और डिपार्टमेंट भी बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है, और मुझे लगता है वो रेवेन्यू जनरेशन का बेस्ट है, क्योंकि हर आदमी चाहता है एक ब्रेक लेना जिसमें किसी को कोई मार्केटिंग नहीं करना है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देना है। आप टूरिज्म को अच्छा कर दो, लोग खुद ही पहुंच जाएंगे, आपके पास खुद ही पैसा आ जाएगा। तो इतना जो हम महंगा सस्ता ये सब इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इसके अच्छा है कि आप एक ऑल्टरनेटिव ऐसा तैयार कर दो। उदाहरण उत्तर प्रदेश है इन दिनों। जी जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश देखिए, उनके पास अगर महाकुंभ का ही आप एग्जाम्पल ले, सरकार ने 7,000 करोड़ खर्चा किया, अभी वो दावा कर रहे हैं हम 1 लाख करोड़ कमा लेंगे, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो हमें ऑल्टरनेटिव्स पे, रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, जितने देखिए बेसिक चीज, जैसे अगर खाने के सामान की बात कर ले, बिजली के उपकरण की बात कर ले, जितनी जरूरी ये तमाम चीजें हैं, उतनी ही जरूरी इंडस्ट्री है, उतनी ही जरूरी टूरिज्म है। इस पर और भी बातचीत हम करेंगे। ज्योति जी, आपने कई अहम बिंदुओं को उठाया है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। चर्चा हो रही आने वाले बजट को लेकर, काफी उम्मीदें हैं, कई मांगे हैं, और जहां एक तरफ
सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार में सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आने वाला बजट जनता के लिए सुखदायी होगा। वहीं राज्य सरकार के सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस का कहना है कि इस बजट से हमें कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। चर्चा है इस पर भारतीय जनता पार्टी का रुख करते मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में हम नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ये विकास का पैमाना नहीं हो सकता। मैंने कहा तो कांग्रेस ने खुद ही कह दिया कि उनको आंकड़ों पर विश्वास नहीं है जी। उनको पता नहीं सिर्फ अपने कमेंट्स पर या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के कमेंट्स पर विश्वास है। और एक दो जो तथ्य पेश किए गए वो भी भ्रामक थे। इनफैक्ट मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा कि पैकेज्ड वाटर पे 18% जीएसटी है और कोल्ड ड्रिंक्स पे 5%। ऐसा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स पे 28% है क्योंकि वो कार्बोनेटेड बेवरेजेस में आता है। और जो जीएसटी का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है आयुष जी, थोड़ा सा टेक्निकल है कि किसी भी प्रोडक्ट में इनपुट प्रोडक्ट्स क्या जा रहे हैं, तो इनपुट प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है कभी भी फाइनल प्रोडक्ट पे उससे ज्यादा जीएसटी होगा। ये बहुत एक नेचुरल है। तो अब स्टैंड अलोन आइटम्स में नहीं बोल सकते कि इसका जीएसटी, इनफैक्ट आप देखेंगे जितने भी आइटम्स होंगे वो जिससे भी लिंक्ड है वो आइटम्स, अगर वो इनपुट है तो उससे हायर जीएसटी होगा, अगर वो किसी में इनपुट है तो उसका लोअर जीएसटी होगा। तो इसीलिए स्टैंड अलोन आइटम्स में कभी भी जीएसटी कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये भ्रामक है। दूसरा, बार बार 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं, ये सबसे भ्रामक आज तक का दुष्प्रचार फैलाया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा। और मैंने कई डिबेट्स पे इस दुष्प्रचार को, इस मिथ्या को वहां पे एक्सपोज किया है। कोई भी इनका प्रवक्ता या नेता, किसी को आइडिया नहीं है 1,36,000 करोड़ कहां से आया। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया पिछले साल जून में, जिसमें यह कहा गया था 2026 से कि राज्य सरकारें टैक्स लगा सकती हैं मिनरल्स पे और मिनरल बियरिंग लैंड पे 2005 से। और ये कब से लगा, और ये लगा सकती हैं और कब से कलेक्ट करना होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन ये पिछले एक साल से रट रहे हैं, कभी नहीं बोलेंगे 1 अप्रैल 2026, क्योंकि आधे इनके नेताओं को पता ही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उसमें कहा कि इसको 12 इंस्टॉलमेंट में दिया जाए। तीसरा, जब इन्होंने 1,36,000 करोड़ वाला जो कैलकुलेशन भेजा था, आपको पता है किस वर्ष में इन्होंने भेजा है? 2021 में, जब सुखदेव सिंह के चीफ सेक्रेटरी थे। तो उसी को लेकर तो दावा कर रहे हैं कि अब 1.5 लाख करोड़ पार हो गया। तो सुन तो लीजिए। और 2024 में जजमेंट आया और उसको आप अच्छे से पढ़िए, जो इन्होंने वो डिमांड पत्र भेजा है, उसमें उनका एक हेड है इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज, 60,000 करोड़। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि नो इंटरेस्ट और पेनाल्टीज विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस। तो एक ऐसा सत्ता पक्ष जिसे आइडिया ही नहीं है, और आइडिया भी हो तो इतना बड़ा दुष्प्रचार करता हो, जिसके वित्त मंत्री को आइडिया नहीं है, जिसके वित्त मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हो, इतनी भ्रामक तथ्य, या तो उनकी जानकारी नहीं है, तब तो खैर मतलब मैं कह ही नहीं सकता कि राज्य का क्या होगा, और जानकारी है इस प्रकार का दुष्प्रचार फैला रहे हैं, तो कितना गलत है ये, आप ये सोच के देखिए। मैं फिर से बाकी उस पर आ रहा हूं, इंडस्ट्रीज पे बहुत अच्छी बात हो रही थी, मैं उस पर आता हूं। आज देखिए जितने भी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स है हमारी कंट्री में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कैसे बने? सेंटर ने बनाया इनको कि ये स्टेट्स बने जी। आज बैंगलोर अगर एक स्टार्टअप हब है तो किसने बनाया? सेंटर ने बनाया कि स्टेट ने बनाया? अगर हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, और आपने अभी उत्तर प्रदेश की बात की, किसने बनाया? सेंटर ने बनाया, उत्तर प्रदेश ने बनाया। और ये एक राज्य है जहां पे जब हम एक इन्वेस्टर समिट करते हैं मोमेंटम झारखंड के नाम से, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मजाक आप रघुवर दास की सरकार का या एक व्यक्ति का नहीं उड़ा रहे, आप मजाक उड़ा रहे हो उस पूरे कॉन्सेप्ट का। तो आप क्या सिग्नलिंग देते हैं बाहर के इंडस्ट्रीज वालों की? यार यहाँ पे हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं चलता है, पैसा दो और जाओ। यहाँ पे आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, इंडस्ट्रीज एक स्टेट सब्जेक्ट है, आप बनाइए यहाँ पे एक एसईजी, आप दीजिए यहाँ पे टैक्स रिबेट्स, क्यों नहीं करते हैं? केंद्र सरकार हर चीज आपको चम्मच से खाना भी केंद्र सरकार खिला देगी, आप इंडस्ट्रीज यहां नहीं सेटअप कर पाते। दूसरा, आप चीजों को पढ़ते नहीं है। आज का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, आज के इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर विल बी टैक्स रिबेट्स ऑन ईवी व्हीकल्स एंड सब्सिडीज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। आप उसको भी पढ़ेंगे नहीं और यहां के बोलेंगे हमें चाहिए, दे दीजिए। अरे दे दिया मालिक, पढ़ तो लीजिए कि आपको मिल रहा है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। और उस जानकारी के अभाव में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वहां से एक डायरेक्टिव आ गया है कि कुछ भी होना बस बोल देना है कि नहीं नहीं हमें बजट से बहुत निराशा है, बजट बहुत खराब है, इतना बेकार है, बस यही रटते जाना है। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसमें एक बहुत अच्छा हेड दिया गया है कि हम रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। एक पूरा चैप्टर है उस पर, उसमें लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ पीएम आवास योजना के अंतर्गत हम 2.7 करोड़ घर बना पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ जल जीवन मिशन के अंदर हम 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा पाए हैं। और उस जल जीवन मिशन का आपने क्या हाल किया झारखंड में? 55% पर है, सबसे निचले पायदान पर। तो इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार आपको पैसा देते जाती है, आपकी स्कीम्स यहां पर डिलीवर आप नहीं कर पाते हैं। पीएम आवास योजना की इतनी अच्छी हालत आपके राज्य में क्या है? क्योंकि आप बालू नहीं सप्लाई कर पाते हैं। इनफैक्ट केंद्र सरकार ने, और झारखंड की बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं,
पीवीटीजीज के लिए, जिन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, जो हमारे 8 वैसे जनजाति जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, उनके लिए उन्होंने पीएम जनमन स्कीम लाया। और इनफैक्ट देखेंगे टेक्निकलिटी की, अगर ऐसे छोटे छोटे हैबिटेशंस होते हैं तो सड़कें पहुंचने की उसकी मापक होती है कि कम से कम 500 या 1000 का पॉपुलेशन होना चाहिए, तो उसे रिड्यूस करके 100 बनाया गया है सिर्फ इन्हीं एरिया के लिए, ताकि वहां तक सड़कें पहुंचे। और ऐसे 8000 किलोमीटर की सड़कें वहां तक पहुंचाने का प्लान है। तो आप इन पे बात नहीं करेंगे, फिर अंत में आप कह देंगे कि हमें तो आंकड़ों विश्वास नहीं है। और सोच लीजिए, आज जब ये इकोनॉमिक सर्वे और इस पे बजट पे अभिभाषण आज राष्ट्रपति का चल रहा था, तो इन्हीं की नेत्री, जो सबसे बड़ी नेत्री है इनकी, विदेशी मूल की महिला होते हुए, आज यहां पे सदन के बाहर निकल के क्या बोलती है हमारे राष्ट्रपति के लिए? थकी हुई बेचारी महिला। और उसके बगल में जो उनका पुत्र है, सुपुत्र, जो भारत के प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, वो कहता है बोरिंग, नो कमेंट्स। इस प्रकार के जो लोग, और यही सोनिया गांधी जो सदन से बाहर निकल के इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हैं, आपको पता है पिछले पूरे सत्र में उन्होंने कितने सवाल पूछे हैं पूरे संसद में? जी, औसतन प्रत्येक सांसद ने 2019 से 24 के बीच 210 सवाल पूछे। और जो पता है सोनिया गांधी ने कितने सवाल पूछे? 0। कोई भी एक ऐसा एमपी नहीं है पूरे देश में जो 0 सवाल पूछा हो, और फिर भी वो संसद में बैठती है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। चलिए, बिल्कुल देखिए, हमारे पास आने वाले बजट को लेकर सियासत पहले से गर्मा चुकी है और सवाल अब उठ रहा है सोनिया गांधी के बयान को लेकर, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं आम जनता की बातों को लेकर, खासतौर पर किचन में क्या फर्क पड़ने वाला है, मोटर इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ने वाला है, जीएसटी किन किन सेक्टरों में घटने की जरूरत है, इस पर चर्चा करेंगे। अंतिम कुछ मिनट बचे हैं तो बजट पर चर्चा हो रही है। कल बजट पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को भी कई सलाह भी दिए गए हैं, कई मांग भी किए गए हैं। रुक करते हैं, आदित्य मल्होत्रा हमारे साथ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, खासतौर पर अगर जीएसटी की बात कर ले, किन किन सेक्टरों में और किन किन चीजों पर या फिर सर्विसेज में जीएसटी घटने की जरूरत है जिससे झारखंड को सबसे ज्यादा फायदा होगा? देखिए, मोटर पार्ट्स की आज हर आदमी के पास एक वाहन होता है। मोटर पार्ट्स कोई लक्जरी प्रोडक्ट नहीं है जी। आज उसमें नेसेसिटी बन गया जी, बिल्कुल 28% जीएसटी है। तो हमारी फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स से मांग गई है उसको लोअर किया जाए और 18% की दर पे लाया जाए। साथ ही हेलमेट्स और लुब्रिकेंट्स जी, हेलमेट एक हमारी सुरक्षा की चीज है, ये लग्जरी आइटम नहीं है, नेसेसिटी। उसमें 18% आज के दिन में है जीएसटी। हमारी मांग है कि उसको लोअर किया जाए। दूसरा, जो हम लोग बीमा करते हैं, चाहे वो हमारा पर्सनल बीमा हो, चाहे वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसके ऊपर भी जो जीएसटी है, हमारी मांग है कि बीमा को जीएसटी से मुक्त किया जाए। किसानों की जो इनकम है वो हमारी सजेशन गई है कि 10 लाख से कम में जो भी एग्रीकल्चर इनकम है उस पे 0 इनकम टैक्स होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये भी रही है कि हमारे जो आज बिजनेस क्लास है वो बहुत ही उपेक्षित है जी, बिल्कुल। वो पूरी जिंदगी अपना कर का संकलन का काम करता है, कर की अदायगी करता है, लेकिन उसके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप विकसित देशों को देखें, उनमें आप देखेंगे कि जितना उन्होंने कर का संग्रह किया अपने जीवन काल में, उसके आधार पे उनका एक पेंशन का स्कीम, एक वेलफेयर स्कीम होना, ये सब सरकार सुनिश्चित करती है। तो फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ये मांग की है कि एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तमाम जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है उसके लिए वो मिले। चलिए आदित्य जी, देखिए कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा होने की जरूरत है, वक्त की पाबंदी है। एक फाइनल कमेंट हम कांग्रेस से लेना चाहेंगे। कमल जी, तमाम आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तमाम सवाल पूछे गए, आखिरी 30 सेकंड तमाम सवालों के जवाब दे दे। देखिए, मृत्युंजय जी ने सोनिया गांधी पर बहुत सवाल कर लिया, विदेशी मूल सारा चीज। चलिए, वो तो सवाल करके ही आज सत्ता के करीब पहुंचे हैं। लेकिन मेरा आग्रह प्रधानमंत्री से होगा कि प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री को ये जरूर बताएं कि जो 15 लाख का वादा किए थे प्रधानमंत्री, कम से कम इस बजट में लोगों को वो मिल जाए। और दूसरी चीज है कि जो रुपया का हालात है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के काल में बोले थे जी, कि जिस देश का पैसा रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का अस्तित्व गिरता है। तो मेरा मानना यह भी होगा कि प्रधानमंत्री का अस्तित्व बचा है कि नहीं बचा है, उसको भी रोकने का आग्रह मैं वित्त मंत्री से जरूर करूंगा। चलिए, बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं, कई सुझाव भी दिए गए हैं, कई मांग भी हैं। अब
कुछ घंटों का समय बचा हुआ है। कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार हमें कितनी राहत मिलेगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी जुड़े हुए थे। मृत्युंजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। आदित्य मल्होत्रा हमारे साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव जुड़े हुए थे। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और तमाम बिंदुओं पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ ज्योति कुमारी जी, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष जुड़ी हुई थी। ज्योति जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और जनता तक तमाम बिंदुओं पर बातचीत रखने के लिए। और कांग्रेस से कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कमल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। सबकी निगाहें हैं, कुछ घंटों का इंतजार है 8वीं बार जब पिटारा खुलेगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, तो जनता के लिए क्या निकलेगा, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल 11 स्पेशल के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।